बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपका हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के लिए यानी कि 19 दिसंबर 2022 को जो हिस्ट्री का आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, और प्री बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो सेम एज इट इज आपका जो बोर्ड का पैटर्न होता है वही होता है। एक तरीके से आप ये कह लो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए ये एक प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सैंपल क्वेश्चन पेपर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 सेक्शन हो गए हमारे। अब यहाँ पर टोटल जो है वो 34 प्रश्न होंगे, जिसमें से खंड ए में हमारे टोटल 21 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, जिसमें अभिकथन कारण वाले भी आ जाएंगे और एमसीक्यू भी आ जाएंगे, मिलान वाले जो एमसीक्यू होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर खंड बी में 22 से लेकर 27 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और 2 में आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, और खंड सी में 28 से 30 यानी कि 3 जो क्वेश्चन वो दीर्घ उत्तरीय यानी कि 8 मार्क्स के हैं और तीनों ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस भी मिलेगी। और फिर खंड डी में जो रहेंगे वो हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे 31, 32, 33 स्रोत आधारित और ये होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद खंड ई में एक ही क्वेश्चन रहेगा हमारा मानचित्र आधारित, जो कि 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 3 मार्क्स का आपको अंकित किया होगा, नाम पहचानना होगा और 2 आपको जो है वो अंकित करने होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बन जाता है। और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहो जनरल इंस्ट्रक्शंस और पेपर के पैटर्न को, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ABCD ई इस तरीके से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, खंड नंबर ए और खंड नंबर बी यानी कि क्वेश्चन 1 से लेके 27 जो कि टोटल मार्क्स कैरी करते हैं 39, इसको हम इस पार्ट 1 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी के आपके जो 41 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं इसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 का जो वीडियो होगा जैसे ही बनेगा उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम टॉप पे आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 2 का, वहां से भी क्लिक करके आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। ओके, तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे, अब हम शुरुआत करेंगे। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, जैसे मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे इन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आप सभी एक तो लाइव चैट में दे सकते हैं आंसर, अगर आप ये रियल टाइम पे देख रहे हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले, मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताता चलूं। ठीक है, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 दिया गया है बच्चों, सिद्धार्थ, देखो पहले तो आप ये देख लो कि सेक्शन ए है हमारा, जिसमें टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे 21 और जो कि एमसीक्यू बेस्ड हमारे यहाँ पे होने वाले। ठीक है, सभी के सभी। चलिए क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने इनमें से किस दृश्य को देखा। सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ जाता है, पहले सिद्धार्थ था। तो जब ये निकलते हैं कपिलवस्तु की सैर करने के लिए यानी कि अपने शहर की सैर करने के लिए, तो क्या दृश्य देखते हैं, तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को भी देखा था, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा था और शव तथा एक सन्यासी को भी देखा था। तो इससे सिद्धार्थ को ये पता चल गया कि मनुष्य का जो शरीर है वो इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख सुख ये सब जीवन के हिस्से हैं, बीमारी ये सभी आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, तो उससे एक बात पता चल गई सिद्धार्थ को कि हाँ अब मुझे भी क्या चाहिए, शांति चाहिए, जिसके लिए उसने सन्यासी का रास्ता अपनाया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसने सभी को देखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बच्चों राइट हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ these scenes did सिद्धार्थ seen when he went for a tour of कपिलवस्तु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों रहेगा आपका मिलान के संबंध में। तो मिलान है आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, एक तरफ है स्थान और एक तरफ है विशेषता, फिर आप पहले इसका मिलान कर लो, उसके बाद आपको कोड के अनुसार इसे चुनना है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है चोलिस्तान और बनावली। तो चोलिस्तान और बनावली से हमें मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं,
मिट्टी के हल्के प्रतिरूप। राजस्थान और कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो देखने को मिले हैं। और बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, वहीं धौलावीरा से हमको जलाशय के अवशेष मिले। ठीक, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जिसमें पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए दिया हुआ हो। तो अब आप सभी ने देख लिया होगा इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं स्थान कौन सा है, विशेषता क्या है और आपको आंसर कौन सा चाहिए। ठीक है बच्चों, सेकंड। अब सेकंड को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, पहले का बी से हो जाएगा, सेकंड का सी से हो जाएगा, अब थर्ड का यहाँ पे फोर्थ पे आ जाएगा और फोर्थ का यहाँ से ए पे चला जाएगा और यहाँ पे ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकेशन एंड एट्रीब्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह पहला कौन सा शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा, आंसर है अशोक। क्या है आंसर, है आपका अशोक। आप इंग्लिश में इजीली पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे 4 वर्णों वाली वर्ण व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं है? ठीक है, हमें पता है टोटल 4 वर्ण थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें से इसके अलावा भी कई और वर्ण हुए होंगे, तो उसमें से हमें यह बताना कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक है वैश्य और शूद्र, इसे तो हम शामिल करते हैं भाई। फिर है जंगल में रहने वाले निषाद और व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, ठीक है, इन्हें हम शामिल नहीं कर सकते। अर्थात जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हें हम, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है 4 वर्ण वाली, इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही व्यावसायिक वर्ग, स्वर्णकार, औजार बनाने वाले, कुम्हारों के औजार बनाने वाले या फिर चर्मकार, इन सभी को हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ए और बी दोनों सही है, डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको डी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, इसमें आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा और समझना होगा कि ये है क्या। ठीक है, तो दी गई छवि को आपको पहचानना है और समझना है। तो ये छवि आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक वृक्ष दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये चित्र के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपकी किताब है, इसमें टोटल 3 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से एक है ये धर्मचक्र प्रवर्तन का, एक है ये स्तूप की पूजा का और ये है बोधि वृक्ष की पूजा का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो किसके संबंध में आ जाएगा, बोधि वृक्ष की पूजा के संबंध। तो बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, अब इसी संबंध में क्वेश्चन जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपको ये जो है वो एक सेकेंड, हाँ, वर्शिप ऑफ बोधि ट्री, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। एंड वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सर्मन, दैट इज सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विदेशी यात्री का झुकाव गणित की तरफ था? ठीक है, ऐसा कौन सा विदेशी यात्री, वो जो 3 थे ना, अल बिरूनी, इब्न बतूता और वंशवन्य, इन तीनों में से किस विदेशी यात्री का झुकाव गणित की तरफ ज्यादा था? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा था। तो अगर आपको किसी की किताब के बारे में ये पता है कि उसमें अध्याय की शुरुआत बेसिकली किसी क्वेश्चन से होती थी, फिर आंसर दिया जाता था, तुलना की जाती थी, तो ये किसके संबंध में था? ये था बच्चों अल बिरूनी की किताब रिहल्ला। ठीक है, किससे? अल बिरूनी की किताब नहीं, अल बिरूनी की रिहल्ला नहीं है, वो किताब उल हिंद है बेसिकली। इब्न बतूता की रिहल्ला है, अल बिरूनी की किताब उल हिंद है, फ्रॉम वर्णन किया ट्रेवल थ्रू मुगल एम्पायर है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया किसकी कौन सी किताब है। क्वेश्चन नंबर 7, दरगाह, कौन सी दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे? ठीक है, तो ऐसी कौन सी दरगाह है इनमें से जो दिल्ली के और गुजरात के जो व्यापारिक मार्ग है इन पर स्थित थी? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है शेख नसरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर बख्तियार काकी। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ये दरगाह दिल्ली यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित। और इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। नल ईरा द्रव्य प्रबंधन का अर्थ क्या है? ये तो हमें पता है कि ये संकलन किसका है, जो अलवार संत है इसका ये संकलन, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मतलब है बच्चों 4000 पावन रचनाएं, 4000 होली क्रिएशंस, ये है इसका मतलब। सब देख
ठीक है, सिंपल सा ये समझ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में अभिकथन और कारण है, तो पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं फिर हम कारण को पढ़ते हैं। तो अभिकथन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई, इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की जाती है। बिल्कुल ठीक, अभिकथन हमारा बिल्कुल ठीक है, वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। जब जब पापियों का प्रभाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आती गई, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहे। यानी कि यहाँ पे वैष्णववाद में जिन 10 अवतारों की परिकल्पना की गई है, उन वो आखिर क्यों अवतरित हुए हैं, वो कारण यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल राइट है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारा अभिकथन यानी कि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर हमारे अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देखें, assertion is right, all reason is also explaining the assertion, that means option number A is the right. Okay, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य में किस मंदिर का उपयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा किया जाता था? ध्यान से समझिएगा, मंदिर तो बहुत सारे थे, जैसे कि हजारा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। कमल महल कोई मंदिर नहीं था, मांडवी डिब्बा कोई मंदिर नहीं, एक अनुष्ठान मंच था बेसिकली। तो सी और डी बचता है हजारा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। तो हजारा मंदिर को केवल और केवल विजयनगर के साम्राज्य के जो शासक थे, यानी कि राजा और उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था हजारा मंदिर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जजमानी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? बहुत बच्चों को ये आंसर बहुत आसानी से पता होगा, जजमानी व्यवस्था का संबंध किस राज्य से। ठीक है, तो देखेंगे इसका संबंध है बेसिकली बंगाल से। किससे है? बंगाल से। जजमानी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दैट इज बंगाल। 12, स्थायी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा लागू किया गया? देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए आपसे। क्या स्थायी बंदोबस्त यानी कि जो इस्तमारारी बंदोबस्त था बेसिकली, वो कब लागू किया गया और किसने लागू किया? ठीक है, अगर आपको ये पता है कब लागू किया गया है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, अगर ये पता है कि किसने लागू किया तो भी बता सकते हो। ठीक है, वेल यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। दैट मीन्स when by the whom the permanent settlement was implemented, that is Cornwallis in 1793. ओके, अब यहाँ पे कुछ कथन आ गए हैं बच्चों, ये कथन है कृष्णदेवराय के संबंध, तो हमें इन कथनों पे ध्यान देना है और फिर विकल्पों का चयन करना है। कथन नंबर 1, कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से है। बिल्कुल ठीक, इन्होंने 1509 से लेकर 29 तक शासन किया। बिल्कुल राइट, पहला कथन राइट। सेकंड है कि इन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच में दोआब क्षेत्र को हासिल कर लिया था। बिल्कुल राइट। इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। बिल्कुल राइट। फिर है कि राज्य आरोहण के समय, यानी कि जब ये गद्दी अपनी ले रहे थे, यानी कि जब ये शासन को अपने हाथों में ले रहे थे, तब इन्होंने विट्ठल मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया था। ये गलत है बच्चों, ठीक है, क्योंकि राज्य आरोहण के समय इन्होंने विट्ठल मंदिर नहीं बल्कि जो दूसरा मंदिर है शिव जी का मंदिर, उनके विरूपाक्ष मंदिर के पूर्वी गोपुरम और इसमें एक सभा मंडप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारा एक और 2 ये सही, मतलब 1 2 3 ये सही। दैट मीन्स ए बी एंड सी ये राइट है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, ए वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4th रॉन्ग है। ओके, कथनों पे विचार कर लिया, आपको समझ में भी आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला इंग्लिश में, कंसीडर द फॉलोइंग सेटलमेंट। तो ए राइट, बी राइट, सी राइट, 4 रॉन्ग। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 14 है, अवध में सहायक संधि कब थोपी गई, या फिर अवध में सहायक संधि जो थी वो कब लागू की गई? दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब लागू की गई थी बच्चों, ये मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, ये की गई थी 19वीं दशक के शुरुआत में। ठीक है, मतलब 19वीं शताब्दी के पहले दशक के शुरुआत में। अब शुरुआत में बेसिकली क्या होता है कि 0 से लेके 9, पहला दशक कितना हो जाएगा, 0 से लेके 9, यानी कि आपका ये ऑप्शन आउट हो गया। अब ये बचते हैं, मतलब ये नहीं, केवल 2 ही बचते हैं। इन 2 में से एक राइट है, वो है ऑप्शन नंबर बी, 1801। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था समझने के लिए। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर से है। कुछ यूं लिखेंगे, कुछ यूं आपसे पूछा गया अभिकथन, 2 अभिकथन हो गए आपके। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में भी नहीं थे। उन्होंने वहां ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया
ना ही तो कहीं झंडा फहराया। अर्थात जब हमें अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है तो एक उत्सव मनाया जाता है, भारी उत्सव, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता, लीडर्स, क्रांतिकारी शामिल होते हैं। लेकिन उस समय गांधी जी एक तरीके से शून्य हो चुके थे, वो कहीं नहीं दिखे। क्या कारण था भाई गांधी जी के इस अशांतिपूर्ण रवैये का? तो गांधी जी 15 अगस्त 1947 वाले दिन 24 घंटे के उपवास पर थे, यानी कि उन्होंने एक दिन का पूरा उपवास रखा था। उन्होंने इतने दिन तक अपने जन्म से लेके अभी तक पिछले 40-50 सालों से जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिला। अर्थात उन्होंने जो कल्पना की थी कि हमारा भारत एक अखंड भारत बनेगा, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान, इधर का श्रीलंका, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वो सभी इसी में रहेंगे, ठीक है। बांग्लादेश तो खैर था ही, वो तो बाद में 1971 में बना, बट यहाँ पे पाकिस्तान के अलग होने से उन्हें लगा कि ये ऐसी कल्पना मैंने नहीं की थी। और ये भी उन्होंने नहीं सोचा था कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाएंगे, यानी कि उनके साथ रहने का यही कारण था, जो कि उस दिन ये शामिल नहीं हुई। तो क्या कहेंगे, अभिकथन भी ठीक, कारण भी ठीक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इसी संबंध में इंग्लिश में देखेंगे तो assertion इज वेरी राइट एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज राइट। ओके बच्चों, वेल क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बहुत बच्चों को इसका आंसर पता होगा गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। याद करते जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब किया गया? या फिर ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने इस दिन किस दिवस का ऐलान किया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब किया? 16 अगस्त 1946, 6 जून 1946, 3 दिसंबर 1946 या फिर 11 अक्टूबर 1946। चलो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं। हिंट ये है कि हमारी आजादी से ठीक एक साल पहले, ठीक है, एक साल पहले के एक दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 से एक साल पहले कितना हो गया? 15 अगस्त 1946 और एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1946। तो आप एक छोटा सा बेसिक सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि आंसर अगर आप दे पाते हो या नहीं, ठीक है। वेल क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से श्रेणी का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? श्रेणी बेसिकली क्या होता था? जो व्यापारी लोग होते थे, ठीक है, ये व्यापारी लोग जो एक जैसा कार्य करते थे, मान लेते कोई जो है स्वर्णकार है, ठीक है, कोई घोड़े का व्यापारी है, तो ये पूरे के पूरे कुछ समुदाय एक ही साथ मिल जाते थे, तो इसे हम श्रेणी कह देते थे, ठीक है। अब श्रेणी क्या करती थी? कच्चे माल को खरीदती थी, माल तैयार करती थी और बाजार में बेचती थी। अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि वस्तु की क्या मूल्य रहेगा उस वस्तु का, ये तय नहीं करते थे, बल्कि तय कौन करता था? राज्य तय करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा कार्य नहीं है? बी वाला। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। कुंती और निषादी क्या है? ये एक लघु कथा है, कुंती और निषादी। ये किसकी लेखनी है? किसके द्वारा ये लिखा गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये लिखा गया है महाश्वेता देवी जी के द्वारा। इसके द्वारा महाश्वेता देवी, हु रोट द शॉर्ट स्टोरी कुंती और निषादी, दैट इज ऑफ महाश्वेता देवी, ठीक। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी है कि बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच में मूल विभिन्नताओं में से भारत में डैश का अभाव था, यानी कि हमें पता है फ्रांसोis बर्नियर ने हमेशा जो भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोप से की। तो इस संबंध में उसने कहा कि भारत में एक चीज का बहुत ज्यादा अभाव है, स्वामित्व के संबंध में। तो ये सरकार का स्वामित्व का अभाव था, निजी स्वामित्व का अभाव, व्यापार का अभाव या फिर सरकार की कठिन नीतियों का अभाव। बेसिकली बर्नियर ने हमेशा से निजी स्वामित्व को बेहतर माना है, तो इसीलिए उसने कहा कि भारत में जो ये मध्यम के एक तो बहुत ज्यादा लोग जो डेली का 10,000 रुपये कमाते हैं, एक वो लोग जिन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता, इसका सबसे बड़ा कारण है निजी स्वामित्व का ना होना, ठीक है। यहाँ पे सरकार का स्वामित्व, ठीक है। तो ऑप्शन बी प्राइवेट लैंड ओनरशिप, ये राइट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है चैप्टर 6 से। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन का उद्भव होता है। अब इस नए आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? किस ब्राह्मण ने किया था, ठीक है। तो ये ब्राह्मणों का नाम था वासवन्ना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वासवन्ना के अनुयायी कौन थे, तो वासवन्ना के अनुयायी अलवार थे और नैनार थे। अलवार कौन थे? बेसिकली जो कि विष्णु की पूजा करते थे,
ठीक है। और नैनार कौन थे, जो कि शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और इसी तरीके से आप इसे चाहो तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से हमने अभी तक 20 मिनट के अंदर हमारे जो ये पॉइंट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए सेक्शन नंबर 1 के। और मैं आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ तक अभी मैंने आपको समझाए हैं, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस चीज का आंसर जरूर करें कि यस सर, आप जो भी समझाए हो वो हमको समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहने दे। वेल, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन बी में हम देखेंगे तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें टोटल हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। ठीक, अब इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस भी मिलेगी, यानी कि टोटल हम 8 कह लेंगे, 8 में से 6। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी है, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 22, चंडालों के कर्तव्य किस ग्रंथ में दिए गए तथा वह क्या है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बाकी का आगे देखेंगे। तो चंडालों के कर्तव्य की सूची हमें मिलती है मनुस्मृति में। ठीक, और इनके क्या कार्य थे बेसिकली। तो सबसे पहला इनका कार्य ये होता था कि इन लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ा। ठीक है, और जब ये गांव से बाहर रहते थे तो लोग जो ब्राह्मण थे और भी अन्य जो लोग होते थे 4 वर्णों में, वो सभी लोग जो जिस बर्तन को इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है, वो फिर बाहर फेंक देते थे। तो ये चंडाल लोग उन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब चांडाल हैं तो सिंपल सी बात है, ये लोग मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते थे, और अंतिम संस्कार करने के दौरान उनके जो कपड़े वगैरह होते थे, उनके जो आभूषण होते थे, मोस्टली लोहे के आभूषण छोड़ दिए जाते थे, तो वही आभूषण ये चांडाल लोग पहना करते थे। फिर वधिक के रूप में काम किया करते थे, लाश को जलाने के लिए उसके अन्य जो क्रियाक्रम होते हैं, एक लाश को जलाने वाले के, वो ये सभी करते थे। साथ ही साथ इनको रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति वगैरह भी नहीं थी। ठीक है, और भी चाहो तो आप इसमें 1-2 पॉइंट लिख सकते हो। वेल, आंसर इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कार्य पूछे गए तो ज्यादा बड़े कार्य आपके हैं नहीं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अथवा में पूछा गया इसी चैप्टर से, महाभारत काल में स्त्री के गोत्र के नियम क्या थे तथा क्या इनका सर्वत्र पालन होता था या नहीं, ये आपको समझ। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले गोत्र के नियम समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इनका पालन होता था या नहीं होता। ठीक है, तो पहले ये समझो कि गोत्र का नाम किसके आधार पे होता था। तो कोई सा भी गोत्र, ABCD, A to Z, आज से लेके ज्ञानी तक, तो सभी गोत्रों का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और ये वैदिक ऋषि के नाम जो भी रहेगा वो उसके वंशज माने जाते। ठीक है, मान लेते हैं किसी वैदिक ऋषि का नाम है राम। ठीक, अब इनके जितने भी जो गोत्र है, इस वैदिक ऋषि का गोत्र क्या है, राम गोत्र है। तो अब इसके जितने भी वंशज रहेंगे वो क्या करेंगे, वो इसी के क्या कहलाएंगे, वंशज कहलाएंगे, सिंपल सा। तो ये चीज थी यहाँ। अब गोत्र के 2 नियम थे। पहला नियम ये था कि कोई भी पुत्री, कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की विवाह के पश्चात अपने पिता के स्थान पर पतियों के गोत्र को अपनाएगी। ठीक है, पहला नियम ये था। ठीक, दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, ये गोत्र के नियम थे। अब हमें यह समझाना है कि क्या ये पूरी तरीके से पालन होते थे या नहीं। तो हम कहेंगे जी नहीं, पूरी तरीके से पालन नहीं होते थे, कुछ अपवाद इसके शामिल हुआ होते थे। अब वो अपवाद कौन से थे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अपवाद है सातवाहन शासक। बेसिकली कुछ सातवाहन शासकों को जिनकी सातवाहन शासक राजा के, इन्होंने बहुपत्नी प्रथा को अपनाया हुआ था, यानी कि एक से अधिक पत्नियां। तो इसीलिए रानियों के नामों में गौतम और वशिष्ठ गोत्रों के नाम से यह पता चलता है कि गोत्र के पहले नियम, पिता के स्थान पे पति के गोत्र को अपनाना, इसका सर्वत्र पालन नहीं होता, क्योंकि इन रानियों के जो भी गोत्र होते थे वो पिता के नाम पे थे। ठीक है, फिर वहीं मातृ नाम के संबंध में बात कर लेते हैं। तो सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था कई बार। तो इससे यह प्रतीत होता है कि हाँ, यहाँ पे माताएं बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि सिंहासन जो था वो उत्तराधिकारी पर, पितृवंशिक उत्तराधिकारी पर होता था। सबसे आखिरी लिखेंगे कि बांधव, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े के विवाह संबंध की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। ये कुछ अलग सा पॉइंट है। पहले आप ये 4 पॉइंट जरूर याद रखें, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा। ओके, आपको समझ में आ गया गौत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम और क्या इनका सर्वत्र पालन होता था या नहीं, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट
एंड आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसी को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, इन विच बुक द ड्यूटीज ऑफ चंडाल आर गिवन एंड व्हाट आर दे। तो वो उसका नाम क्या है, मनुस्मृति है, और क्या क्या वो दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देन इसी में अथवा में है कि व्हाट वर द रूल्स ऑफ वुमेन्स गोत्र इन द महाभारत पीरियड एंड वर दे फॉलोड एवरीवेयर। तो हम कहेंगे जी नहीं। पहले तो हम बताएंगे किस नाम पर आधारित था, उसके बाद नियम क्या थे, और इसके संबंध में कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो एक्सेप्शन के अवेलेबल में होने के संबंध में सी और ई को बताएंगे। डी आप चाहें तो हटा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बट ए बी डी ई ये याद रखें। ओके, वेल अब एकदम छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया था कि विजयनगर में किलेबंदी से प्रभावित फारस के दूत का विवरण लिखिए। ठीक है, अब फारस के दूत, फारस का दूत कौन था, तो फारस का दूत का नाम है अब्दुल रज्जाक। तो आपको बताना है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के साम्राज्य की जो किलेबंदी थी इसको देखकर जब प्रभावित होता है तो क्या लिखता है, क्या कहता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो बेसिकली अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में कालीकट, यानी कि जिसे हम वर्तमान का कोझिकोड कहते हैं, यहाँ पे आया था, और उसने विजयनगर साम्राज्य की जब किलेबंदी देखी तो वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि नॉर्मली किलेबंदी में पूरे एक राजमहल को और पूरे जो सुरक्षा वाले एरिया होता है उसको घेरा जाता है, लेकिन यहाँ पे शहर के साथ साथ खेतों को, जंगलों को भी किलेबंद किया गया था। अब क्यों किया गया था, ताकि कोई दूसरा कंट्री, कोई दूसरा साम्राज्य, कोई दूसरी सेना उस पर आक्रमण ना कर पाए, और करती भी है तो वो पीछे से लौट जाएगी, क्योंकि उसे अंदर आने का मौका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये देखा गया कि किलेबंदी में जो सबसे बाहरी दीवारें हुआ करती थी, ये चारों ओर पहाड़ियों के आस, मतलब ये बाहरी दीवारें पहाड़ियों से जोड़ती थी, तो कोई भी सेना पहाड़ियों के ऊपर से चढ़ के आक्रमण नहीं कर सकती, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुआ। इसने देखा कि किलेबंदी में जो दीवारें हैं उसमें पत्थर के टुकड़े फनाहकार थे, फनाहकार यानी कि ऐसे टुकड़े थे पत्थर के जिनको आपस में मिला दे पजल टाइप में, तो वो आसानी से टिक जाते थे और इन्हें जोड़ने के लिए किसी गारे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अब्दुल रज्जाक ये लिखता है कि इसमें पहली, दूसरी और तीसरी किलेबंदी की दीवारों के बीच में जुते हुए खेत, बगीचे और आवासों को यहाँ पे रखा गया था। तो ये आपको लिखना है केवल और केवल अब्दुल रज्जाक के बारे में 4 पॉइंट। अब इसमें अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप डोमिंगो जो पेश है, डोमिंगो पेश, इनके बारे में लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि किलेबंदी की पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने की जो दूरी है, ठीक है, इस बीच खेत थे जहां पे धान उगाए जाते थे, कई उद्यान थे, जंगल थे, सिंचाई के लिए नहरें और हौजों का इस्तेमाल वगैरह भी किया जाता था। ये पेश का कहना था। पहले आपको अब्दुल रज्जाक का लिखना है, लेकिन आपको आंसर बढ़ाना है तो आप पेश का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23। अब इसी तरीके से इसे इंग्लिश में समझेंगे। व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ पर्शियन इनवॉय इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस इन विजयनगर। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो आप ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, इन सभी को ई चाहे तो आप ना लिखें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आंसर बड़ा करना है आपको तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, वेल अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन लिया है। बड़ा इसलिए लिया है ताकि अगर ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में भी आ जाए तो भी आप आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं के अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविदों के द्वारा अंजाम दी गई विधियों का उल्लेख कीजिए। आपसे कोई एक विधि भी पूछी जा सकती है, आपसे दोनों विधियां भी पूछी जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों ही विधियों के संबंध में क्वेश्चन ले लिया है। तो आपको क्या बताना है, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने जो 2 विधियां यहाँ पे देखी थी उनको आपको बताना है, जिसमें से सबसे पहली विधि थी शवाधान और दूसरी विधि थी विलासिता की वस्तु। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो कोई एक ही आपसे पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में अगर आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो शवाधान, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे ये अंतिम संस्कार करके अपने जो भी व्यक्ति वगैरह होते थे जो मर जाते थे उनको दफना दिया करते थे, और ये कहते थे कि हाँ हो सकता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा गया कि कब्रों में विभिन्नता पाई गई, यानी कि जिन लोगों को इन्होंने अंतिम संस्कार करके दफनाया, जो कब्रें इन्होंने बनाई, वहां पे विभिन्नता पाई गई। जैसे कि अमीर जो हुआ करते थे इनके कब्रों की चिनाई हो जाती थी, इनमें आभूषण मिलते थे, बहुमूल्य वस्तुएं मिला करती थी। लेकिन जो गरीब गरीब लोग होते थे इनकी कब्रों में रोजमर्रा की वस्तुएं पाई जाती थी। ठीक है, और फिर पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों के समाधान मिले, समाधानों में आभूषण वगैरह मिले, यानी कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे।
एक उदाहरण दे दिया गया है कि 1980 के दशक में हड़प्पा में कब्रिस्तान पाया गया, तो वहां पे कुछ उत्खनन हुए, तो एक पुरुष की खोपड़ी के समीप में कई सारे शंख के छल्ले मिले, शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मन के, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन के आभूषण। मृतकों को कई बार ये भी देखा गया कि तांबे के दर्पण के साथ में अपनाया गया, क्योंकि हड़प्पावासी मानते थे कि इनका पुनर्जन्म होगा तो अगले जन्म में इनको ये वस्तुएं जो है वो यूज करने के लिए मिल जाएंगी, इसलिए वो इनको क्या करते थे, वस्तुओं को साथ में रख दिया करते थे। सिंपल है, ठीक है। तो अब इसी संबंध में अब आ जाता है विलासिता की वस्तु। जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अमीर की कब्रों के बारे में और गरीब की कब्रों के बारे में, ठीक इसी को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे विलासिता की वस्तुएं बना दिया गया, ठीक है। तो समाधान से यानी कि कब्रों की खुदाई के पश्चात जो भी वस्तुएं मिली उसे 2 वर्गों में रखा गया। पहला वर्ग ये, प्रथम वर्ग या फिर ये कह लो जो उपयोगी वस्तुएं थी, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिसको हम दैनिक उपयोग में ला सकते थे, जैसे चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा, झावा यानी कि जो जैसे कोई माल वगैरह तौला जाता है ना, वही चीज है। फिर पत्थर, मिट्टी, ये बेसिकली क्या थे, ये जितनी वस्तुएं थी रोजमर्रा की, इनको आसानी से बनाया जा सकता था और ये ज्यादातर जो गरीब लोग थे उनकी कब्रों से प्राप्त हुई है। तो इससे पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे गरीब लोग रहते होंगे, ठीक है। फिर एक था द्वितीय वर्ग, यानी कि महंगी व दुर्लभ वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण स्थानीय तौर पर अनुपलब्ध हो, जो कि स्थानीय तौर पे बनाई ना जा सके, उसके लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कोई ऐसे बड़े क्षेत्र पे जाने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और इसकी तकनीक बहुत ही जटिल होती थी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे कुछ अमीर और कुछ गरीब लोग भी रहते हों। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख देंगे, ओके। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। वेल इंग्लिश में देखेंगे, मेंशन द मेथड यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी। तो सबसे पहले आप सेटलमेंट के बारे में बताएंगे। अब इस संबंध में आप ये जो पॉइंट है इनको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक एग्जांपल लिख देंगे, यूजेस या फिर एक तरीके से एग्जांपल भी यहाँ पे कह सकते हैं आप। फिर जो दूसरा है लग्जरी टर्म्स, इसके बारे में से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट क्लास मींस यूजफुल थिंग्स एंड सेकंड क्लास इज एक्सपेंसिव एंड रियल आइटम्स। तो इसकी विशेषता यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे पूछा गया है कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है एवं बंगाल में इसे अपनाए जाने के क्या कारण थे, ठीक है। तो ये है क्या पहले इस्तेमारी बंदोबस्त, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त विधि क्या होती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। बेसिकली इस्तेमारी बंदोबस्त, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत यानी कि बंगाल के लोगों से, जनता से कर वसूलने का कार्य जब जमींदारों को सौंपा गया, इसके अंतर्गत उस जमींदार को एक निश्चित टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एक निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि देनी पड़ती। थोड़ा क्रिटिकल हो गया ना, ध्यान से समझा था। देखो इस मनारी बंदोबस्त क्या था, बेसिकली इस एक पर्टिकुलर गांव से, ये जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जा, ठीक है। ये जो जमींदार हुआ करते थे, इन जमींदारों को एक निश्चित अवधि मान लेते हैं कि अवधि दी गई है इससे, आज डेट कितनी है 30 नवंबर की, ठीक है। अवधि दी गई है इसे 30 नवंबर की, तो 30 नवंबर की आखिरी दिन तक, 30 नवंबर के सूर्यास्त, सूर्य 6 बजे हो जाता है। तो ऐसे में इस टाइम पीरियड तक जो पैसा निर्धारित किया गया है, ठीक है, मान लेते 10 लाख का निर्धारित किया गया, तो 10 लाख का जमींदार को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। तो इसी को सूर्यास्त विधि या फिर इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपनाए जाने के क्या कारण थे, तो बेसिकली यहाँ पे 2 कारण यहाँ पे बताए गए आपकी किताब में। पहला कारण ये था कि कंपनी को ना ये उम्मीद हो जाती थी, ये उनको पक्का पता चल जाता था कि हाँ, हमको इस एरिया से इतनी बेसिकली जो आमदनी है वो हो जाएगी। अर्थात कंपनी के द्वारा इस बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राजस्व की मांग जमींदार से की जाती थी, जिसके चलते उन्हें एक अवधि में पता चल जाता था कि इतना पैसा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, कृषि में निवेश करता वर्ग का उदय हुआ। अर्थात जब पता है कि जमींदार को अगर 10 लाख रुपए देना है कर, ठीक है, 10 लाख कर देना है, और किसान उसे जो है टोटल गांव वाले मिला के 9 लाख कर दे पा रहे हैं, तो ऐसे में जमींदार फोर्स करेगा किसानों को कि तुम अपनी फसल को और ज्यादा अच्छा करो। तो कृषि में निवेश करने के लिए, किसी क्षेत्र में विस्तार करने के लिए एवं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कृषि में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो कि और तेजी से कृषि में विकास करने लगा। इस तरीके से इसको अपनाए जाने के 2 कारण हुए, एक तो हुआ कंपनी का, एक हो गया किसानों के पास, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है या फिर सूर्यास्त विधि, और अपनाए जाने के 2 कारण इसके क्या रहे थे, ओके।
वेल क्वेश्चन 25 आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश में। व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग इन द बंगाल। तो सबसे पहले आंसर देख लीजिए क्या था ये। इसे हम बेसिकली इस्तेमाली बंदोबस्त या फिर सनसेट मेथड भी कहते हैं। इसको अपनाने के दो कारण थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रेगुलर इनकम टू द कंपनी एंड अदर हैंड दैट इज राइज ऑफ क्लास इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को पता होगा इसका आंसर। वेल यहाँ पे देखते हैं। तो इस्लाम धर्म जब आगमन होता है, आप सभी को पता है जब 711 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है बेसिकली, ठीक है। तो उस समय जो ये इस्लाम धर्म आता है, इस्लाम धर्म के आगमन के पश्चात शासक वर्ग तक ही ये इस्लाम धर्म सीमित नहीं रहा, अर्थात ये शासकों के अलावा और भी कई समुदायों में फैल गया था। इसके बारे में आपको समझ, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के आगमन के पश्चात शासक वर्ग तक ये सीमित नहीं रहा, अपितु भारतीय पूरे उपमहाद्वीप में एवं दूर दराज के इलाकों तक ये फैल गया था, जिसमें शासक तो शामिल थे ही, किसान, शिल्पी, व्यापारी, योद्धा और जितने वर्ण वगैरह थे, सामुदायिक लोग, सभी के बीच में ये फैलने लगा। और जब ये इस्लाम धर्म फैला तो जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था उन्होंने टोटल यहाँ पे 5 सैद्धांतिक बातें मानी। कौन सी 5 सैद्धांतिक बातें मानी? सबसे पहली थी ये, इस्लाम धर्म को मानने वालों ने कबूल किया कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर हैं और उस ईश्वर के पैगंबर मोहम्मद दूत हैं। दूसरी बात इन्होंने ये मानी कि दिन में 5 बार हर एक मुस्लिम भाई को, जिसने इस्लाम अपनाया है उसको 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। साथ ही हर एक इस्लामिक भाई को खैरात अर्थात जकात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में सभी को रोजे रखने चाहिए और जिंदगी में मरने से पहले कम से कम एक बार हज के लिए मक्का तो जाना ही जाना चाहिए। ये 5 बातें उन्होंने मानी जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। अब इसी संबंध में एक समुदाय उभर के सामने आया, खोजा इस्लामी यानी कि सिया समुदाय। तो सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। देखो कुरान जो है इस्लाम धर्म की, वो काफी कठिन लैंग्वेज में है जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, अपनी देसी लैंग्वेज में, जैसे हम आराम अपनी जो देसी भाषा में बात करते हैं, तो उसके विधा का सहारा लिया और आराम से लोगों को समझाना शुरू किया। इसी संबंध में फिर धीरे धीरे करके जीनन नाम के भक्ति गीत गाए जाने लगे। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती, ऐसे जो भक्ति गीत थे ईश्वर के संबंध में और इस्लाम धर्म के संबंध में, वो प्रार्थना के दौरान गाए जाने लगे। फिर धीरे धीरे करके अरब मुस्लिम व्यापारी जो कि मालवा तट से यानी कि केरल के किनारे बसे हुए थे, उन्होंने भी स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया। फिर स्थानीय आचारों, मातृकुलीयता, मातृग्रहिता इन सभी को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरा ये इस्लाम धर्म शासक तक सीमित ना रहकर छोटे छोटे समुदायों के बीच तक भी जाके फैल गया। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 26। इसी को इंग्लिश में देखेंगे, द चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द एडवांट ऑफ इस्लाम वर नॉट कन्फाइंड इन द रूलिंग क्लास डिस्क्राइब। देख सकते हैं, पहले आप ये भूमिका लिखेंगे, देन आप ये यहाँ पे जितने पॉइंट है इन सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इस पार्ट का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, अब क्या था या इसकी क्या विशेषताएं थी वो एक ही बात है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। अब ये था क्या? बेसिकली ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था भारत के संबंध में। अब इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत, अभी देखो क्या है, तकरीबन हमारे भारत को आजाद होने में 7-8 महीने बाकी है। तो ऐसे में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की एक रूपरेखा बताएगी कि हमारा संविधान के कुछ मूल आदर्श इस तरीके के होने चाहिए। स्वतंत्र भारत के संविधान में है, अच्छा ये तो खैर वही सेम रिपीट हो गया है। वेल यहाँ पे देखिए, हाँ ये बताएगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था, जो सारे फैसले अपनी सरकार के अकॉर्डिंग लेगा, जो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, ऐसा गणराज्य भारत को घोषित किया गया। साथ ही नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता ऐसे आश्वासन दिए गए इस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत। साथ ही इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये वचन दिया गया कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हैं, जो जनजातीय क्षेत्र और दमित लोग हैं, इन सभी को
कुछ रक्षात्मक प्रावधान इनके लिए किए जाएंगे ताकि समाज के लोगों से ये भी बराबरी कर पाए। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है। सिंपल सा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उद्देश्य प्रस्ताव है क्या और इसकी विशेषता एक ही है चीज। ठीक है, अब इसी संबंध में ये क्वेश्चन जब आप इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, मतलब सॉरी इसका पहले अथवा देख लीजिए, इंग्लिश में बाद में देखेंगे। अथवा है संविधान सभा में प्रत्येक निर्वाचिका के ऊपर बहस के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आइए समझते हैं संविधान सभा की इसके बारे में पक्ष और विपक्ष में तर्कों के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो अभी 5 मिनट और लगेगा, हमारा ये आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो संविधान सभा में प्रत्येक निर्वाचिका के ऊपर बहस के पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्येक निर्वाचिका के पक्ष की बात। तो पक्ष में एक ही व्यक्ति आए थे जिनका नाम था वीर बहादुर पोकर, वैसे थे और भी बट यहाँ पे नाम आपकी किताब में यही दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिकली मद्रास के वीर बहादुर पोकर ने इस प्रत्येक निर्वाचिका के संबंध में ये कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह है, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते हैं, इसीलिए हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां पे इन अल्पसंख्यकों को एक जैसे समान अधिकार दिए जाएं। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए प्रत्येक निर्वाचिका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्थात वीर बहादुर पोकर क्या कहते हैं कि इस एक पर्टिकुलर देश में हर जगह पे कुछ कुछ यहाँ पे अल्पसंख्यक देखने को मिलते हैं, तो इन अल्पसंख्यकों को समाज में विकसित करने के लिए, राजनीति में इनको और ज्यादा बेसिकली प्रतिनिधित्व देने के लिए इनके लिए प्रत्येक निर्वाचिका होना जरूरी है। ठीक है, ये वीर बहादुर पोकर का पक्ष का तर्क है। अब आइए समझिए विपक्ष में कौन कौन थे। तो विपक्ष में दो व्यक्तियों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले व्यक्ति हैं आरवी धुलेकर और दूसरे व्यक्ति हैं सरदार पटेल। तो आरवी धुलेकर कहते हैं कि प्रत्येक निर्वाचिका जिसकी अभी ये जो वीर बहादुर पोकर थे इन्होंने अभी इसकी प्रशंसा की है, ये बेसिकली अंग्रेजों की एक चाल है। कैसी चाल कि संरक्षण के नाम पे खेल है कि कुछ लाया गया है तुमसे छोड़ दो। अर्थात सिंपल सा है कि अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालने के लिए एक ऐसी प्रत्येक निर्वाचिका को, मतलब एक ऐसे मत को उसमें लोगों के मन में घोल दिया। ठीक है, तो यही आरवी धुलेकर यही कहते हैं कि ये अंग्रेजों की चाल है, तुम इसे छोड़ दो नहीं तो ये हमें तोड़ के रख देगी। फिर वही सरदार पटेल इसके पक्ष में ये भी कहते हैं कि ये जो प्रत्येक निर्वाचिका है वो ये एक ऐसा विषय है जो कि आज की हमारी इस पूरी की पूरी राजनीति में समा चुका है। ठीक है, यह मांग एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया। ठीक है, मान लेते अल्पसंख्यक यहाँ पे 10 लोग हैं और नॉर्मली जो लोग हैं वो 90 लोग हैं। यहाँ पे ये 90 लोग और ये 10 लोग आपस में इस मांग की वजह से लड़ने लग गए, ऐसा इनका मानना है। और जब इन्हें अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, रक्तपात होगा, खून खराबा होगा, विभाजन हो जाएगा। और इसी को देखते हुए धर्म के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में हो जाता है। इसीलिए पटेल कहते हैं कि यदि तुम्हें देश में शांति चाहिए तो इन्हें छोड़ दो। और आपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 में भी ये पढ़ा होगा कि जो बेसिकली रियासतें वगैरह थी उन सभी को मिलाने में इनकी बहुत उन सभी को मिलाने में बेसिकली इनका बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने, इसीलिए लौह पुरुष की इन्हें संज्ञा भी दी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो इनका ये पूरा का पूरा ये कहानी है इनके। ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचक के पक्ष में मैंने वीर बहादुर पोकर का नाम दिया है और मतलब विपक्ष में बेसिकली, और विपक्ष में आरवी धुलेकर और सरदार पटेल की बात की। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके 27 में यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। उद्देश्य प्रस्ताव, प्रत्येक निर्वाचक के पक्ष और विपक्ष में तर्क। इसी क्वेश्चन को जब आप इंग्लिश में देखोगे तो ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड राइट इट्स फीचर। क्या था ये बेसिकली, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू को द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी वहां पे। और उसके बाद जो भी पॉइंट है यहाँ से देख सकते हैं। फिर पृथक निर्वाचक के संबंध में जो क्वेश्चन था वो ऐसे पूछा जाएगा, राइट द आर्गुमेंट्स गिवन इन द फेवर एंड अगेंस्ट द डिबेट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखेंगे यहाँ पे पहले तो फेवर में बी आर बहादुर पोकर का और अपोजिशन में आरवी धुलेकर एंड सरदार पटेल के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आज का हमारी वीडियो का ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। फिर आता है बच्चों हमारे यहाँ पे सेक्शन नंबर सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये सेक्शन नंबर सी को हम करेंगे इस पेपर के पार्ट नंबर 2 में, जो कि कल ठीक सेम टाइम पे
आपके सामने आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने ए और बी के खंड ए और बी के 1 से लेके 27 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, टोटल 39 मार्क्स को। अब हमारा जो बच्चों पार्ट नंबर 2 आएगा, ठीक है, पार्ट नंबर 2, इस पार्ट नंबर 2 में हम बी, सी, डी और ई इन सभी को कंप्लीटली समझ लेंगे 8 मार्क्स से, स्वतः देता और मैप वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा रेड बटन पे क्लिक करके। और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन यदि नहीं जाती है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को मिल जाती है। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।